हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कैमजोन। कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोग कर चुके थे वर्नर्स थ्योरी, ठीक है। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वन सेकंड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस bond theory. So this is the our today's topic. So let's start this topic. Very important topic. I must say very important topic. सब चीज से रिलेटेड है, चाहे आपके नीट जेईई से रिलेटेड हो, चाहे क्लास 12 से रिलेटेड हो, चाहे नेट गेट से रिलेटेड हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, पहली बात तो समझते हैं। अच्छा, वीवीटी मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों ने वीवीटी जो है वो कोऑर्डिनेशन में पढ़ ली होगी। कोऑर्डिनेशन एक चैप्टर आता है ना, कोऑर्डिनेशन में वीवीटी मोस्ट ऑफ द बच्चों ने वीवीटी एमओटी कई सारी थ्योरीज पढ़ ली। तो वीवीटी पहली बात कहता क्या है सर, क्या कहता है बताइए आप। कि वीवीटी ये कहता है कि कोई भी जब मॉलिक्यूल बनता है, कोई भी जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी कोई बॉन्ड बनता है, तो उसमें जैसे मैंने बोला H2 मॉलिक्यूल बना, ये H बना, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि ये केमिकल रिएक्शन हुई कैसे, आई डोंट नो ये हुआ कैसे। तो ये केमिकल रिएक्शन हुई कैसे कि सर ऐसे हुई है कि किसी भी एलिमेंट का, पहले मूव ऑन थ्योरी राइट, किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं किसी भी एलिमेंट में, क्या होते हैं किसी भी एटम में, क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं किसमें बॉन्ड फॉर्मेशन में। किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, बोलो, बॉन्ड फॉर्मेशन में। और किसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और कितनी उसके पास टेंडेंसी है बॉन्ड फॉर्मेशन की, वो डिपेंड करता है तुम्हारे पर्टिकुलर एटम पर। हर किसी की वैलेंसी अलग होती है। जैसे तुमने बचपन में सुना होगा कि सर बोरोन की 13 ग्रुप जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी 3 होती है, कार्बन वाले होते हैं उनकी वैलेंसी 4 होती है, नाइट्रोजन वाले होते हैं 5 होती है। तो ऐसी जब हम पढ़ रहे हैं, अब हम जो डी एलिमेंट्स हैं या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कौन सी बॉन्डिंग बना रहे होंगे, वो कौन से बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो क्या बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, उस थ्योरी का नाम था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या ये पॉइंट समझ आया? उसका नाम क्या था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब सर ये तो आपने पढ़ लिया कि क्या होता है, कैसे होता है, अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसको आगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि जो हमको जरूरत है, जो हम लोगों को जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है, वो हम चीजें पहले पढ़ते हैं। कि यहां पे मैं लिखूंगा एलिमेंट एंड यहां पे मैं लिखूंगा कॉन्फ़िगरेशन। अब मेरे हिसाब से क्लास 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना, स्ट्रक्चर एटम में तो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, तो आना चाहिए। मैं ट्रैक बताता हूँ बढ़िया। पहले एलिमेंट लिखते हैं, क्या, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए तुम्हारे डी एलिमेंट्स, ठीक है। कौन सी सीरीज है ये, 3D सीरीज है। कौन सी सीरीज है ये ब्रो यार,
चलो कोई नहीं, यहाँ पर लिखते हैं एलिमेंट्स, इसको पहले ना मल्टीपल कर दो जाता ना, सिंगल मल्टीपल तो जब कम नहीं होगा सारे। ये एलिमेंट्स हो गया एंड इधर आपका आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इसको अपन एक काम करते हैं, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीज भी उठा देते हैं, मैग्नीज, यहाँ पर लगेगा आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ये हो गया आपके D10। ये कौन सी सीरीज है? 3D सीरीज है। कौन सी सीरीज है? ये 3D सीरीज है, ठीक है। स्कैंडियम कहां से 21 से शुरू होता है, इसका 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, ठीक है। अच्छा 21 तक 20 किसका होता है? 20 जो होता है वो किसका होता है? 20 होता है किसका? कैल्शियम का। कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या होता है? H2 होता है B0। मतलब इसके पहले तक सारे H2 वाले आने वाले हैं, मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। और जो कैल्शियम होता है वो किसमें होता है? 4s2 में होता है। तो कैल्शियम, तो स्कैंडियम का क्या होने वाला है? स्कैंडियम का क्या होने वाला है? H2 तो उसका पूरा है पहले से, ठीक है, उसके पहले वाले का, ठीक है। तो स्कैंडियम में 20 तक क्या है? H2 है, मतलब क्या आएगा? 4s2 3d1। 20 तक ये था। इसके पहले का हम कर देंगे आर्गन, आई थिंक आर्गन ही होता है, ठीक है। 4s2 3d10, 4s2 3d1। नेक्स्ट टाइटेनियम का अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा? आर्गन 4s2 3d2। देखो मेरी बात ध्यान से, 20 में कितने हैं? 20 के ऊपर कितने हैं? 2। 20 में कितने ऐड हैं? ठीक है, 20 के बाद 2 ऐड है ना, तो देखो डी में कितना जा रहा है? 2 जा रहा है। वेनेडियम पे लिखूंगा आर्गन 4s2 3d3, कितना है? अब इसके बाद क्या आएगा? क्रोमियम में आर्गन 4s2 3d4। अब देखो यहाँ पे मजेदार बात क्या है कि ये 4s2 3d4 था, इसको ऐसे ही है ना चाहिए था जैसे सर आपने बताया कि 3d2 3d4। लेकिन इसमें मजेदार चीज क्या आती है कि अगर ये क्या है? s है, ये अगर s है तो ये अगर s ऐसे है, माना ध्यान से देखो, ये s में 2 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये है कॉन्फ़िगरेशन। अभी कॉन्फ़िगरेशन ऐसा तो है, लेकिन ध्यान रखो जब केमिस्ट्री कभी जीवन में पढ़नी शुरू करी होगी तो कहीं ना कहीं किसी टीचर ने ये बताया होगा कि केमिस्ट्री में इस धरती पर जो भी चीज होती है, वो हमेशा क्या होती है? अपनी स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है, हमेशा क्या करती है? अपनी स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है। तो ये क्रोमियम जो होता है ये भी चाहता है कि भाई मैं क्यों ना स्टेबल हूं, मैं क्यों ना अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करूं। तो वो क्या करता है? तो इस इलेक्ट्रॉन को जंप करवा करके यहां भेजेगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा कुछ ऐसा, सॉरी ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा कुछ 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 5। तो अल्टीमेटली इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 4s1 3d5। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हमारा ये होता है क्रोमियम होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s1 3d5 होता है। क्या ये पॉइंट समझ आया है आपको? ठीक है, क्या ये पॉइंट समझ आया? ठीक है। चांद से पर्दा कीजिए, नहीं हो रहा है। चलो क्रोमियम, मैग्नीज का अपन मैग्नीज का, चलो मैग्नीज का लिख देते हैं इधर, इसको मिटा करके लिख देते हैं अपन, थोड़ा सा अपनी
चलो आ जाओ, कौन सा हो गया था, क्रोमियम हो गया था। नाउ आती है बारी किसकी, 25 25 आ गया किसका, मैग्नीज का। बताओ मैग्नीज में क्या होगा, 25 होता है तो ये तो ऐसे रहेगा आर्गन, ये तो आर्गन ऐसे रहेगा, और 4s2 3d5 रहेगा, 4s2 3d5 रहेगा। क्यों रहेगा, अब तो कितने हैं टोटल इसमें बोलो, 5 उसमें है, 6 5 और 1 6 हो गया, इसमें तो 4s2 3d4 था, इसमें इसलिए दिया था क्योंकि 3d5 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 26 मैग्नीज आयरन, क्या आएगा, आर्गन 4s2 3d6, 27 आयरन कोबाल्ट, आर्गन 4s2 3d7, 28 आर्गन मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकिल, ये आएगा कॉपर एंड 30 पे आएगा आपका जिंक। ठीक है, आर्गन 4s2 3d8, ठीक है, कॉपर का आर्गन 4s2 3d9, ठीक है। चांद से पर्दा की, चलो ठीक है। अगेन स्पेशल केस बनेगा यहाँ पर, क्यों बनेगा, देखो ध्यान से देखो, वापस से वही कहानी है S2D9 वाली, कि इस धरती पर जो भी चीजें होंगी वो हमेशा अपनी स्टेबिलिटी के लिए होगी, अपनी हमेशा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होगी। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो ये क्या जाएगा, बोलो यहाँ चला जाएगा। अच्छा, किसी के दिमाग में चीज आई, वैसे तो आई थिंक मेरे को मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये केस पता ही होगा कि ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके वहां चला जाता है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं हम। तो इसका अल्टीमेट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 4s1 3d10, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा 4s1 3d5, ठीक है, ठीक है। और समझाता हूँ उसको अभी, और जिंक का लिख लेते हैं, जिंक का हो जाएगा आपका आर्गन 4s2 3d10, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर इट। ठीक है, तो आपने कहीं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें होती क्या है कहानी, कि जो हाफ फील्ड होता है, जो हाफ फील्ड जो होता है ना, हाफ फील्ड होता है वो लेस स्टेबल होता है, किससे, हाफ पार्शियली फील्ड से, और क्या होता है हाफ फील्ड वाला ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, पार्शियली फील्ड से, ठीक है। हाफ फील्ड वाला देखो क्या है, ज्यादा स्टेबल है, किससे, हाफ फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है पार्शियली फील्ड से, और फुली फील्ड जो होता है, फुली फील्ड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, बोलो किससे, पार्शियली फील्ड से। Am I clear to this point? ठीक है, इस वजह से क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो हमको अब सर आपने ये पढ़ाया ही, ठीक है। अच्छा, अगर देखना ध्यान से देखो तो देखो 1 1 2 2 3 3, ये कॉन्फ़िगरेशन एक सिर्फ यहाँ पे केस है और यहाँ पे केस है, ठीक है। 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9, मतलब ये तो और 10 और 10 वाला, ठीक है, 0 0, ठीक है। तो पॉइंट समझ आया आपको, तो मेरा बोलने का अब इसका एक मतलब क्यों है, ये मैंने क्यों कराया है, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए करवाया है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपने इसलिए करवाया है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इससे सब सवाल आते हैं और हमको जल्दी करने के लिए। अच्छा, जो नीट वाले बच्चे हैं, जो अगर कोई मेरे बच्चे नीट वाला बच्चा कोई अगर ये वीडियो देख रहा है, तो नीट वाले बच्चों को 180 क्वेश्चन आते हैं और 180 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन के लिए 1 सेकंड चाहिए। तो हम जितने फास्ट हम क्वेश्चन करेंगे उतने जल्दी हमारा क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा। तो सिंपल सी बात है, डीबीटी के सवाल 100% आते हैं कहीं ना कहीं, 100% आते हैं। तो ये एक फटाफट ट्रिक करके फटाफट देख करके 5 6 7 8 कर दो, 5 6 7 8 कर दो, 1 2 3 4 कर दो, 1 2 3 4 कर दो, ठीक है। क्यों, अभी देखना आगे कितना काम आएगा, ठीक है। चलो, ये होता हो गया यहाँ तक का पॉइंट क्लियर, ठीक है।
अच्छा एक इससे पहले एक पॉइंट देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट में समझाता हूँ, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या था, ये जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या था, NS 1 से 2 और N-1 D 1 से 10, ये था जनरल कॉन्फ़िगरेशन। क्या था जनरल कॉन्फ़िगरेशन? जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या था, NS 1-2 से N-1 D, ठीक है। अगर मैं इसको और डिटेल में लिखूं, N-1 D 1 to 10, क्या था ये, N+1 S और N-1 या फिर ND, क्या था, ND 1 to 10। एक सेकेंड, ठीक है। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं इसको और अगर डिटेल में लिखूं तो ये क्या था, NS 1 to 2 N-1 D 1 to 10। अच्छा 4S 3D देन 3 देन 4P आएगा, NP and ND, ये था, ये आएगा 1 to 6 and 1 to 10। तो ये आ गया आपका एक एक्सटेंडेड वाला, ठीक है, कि इसके बाद आ रही है। तो देखो ध्यान से, तो इस वाले में देखो एक बार नजर मारो ध्यान से कि 4S and 3D कौन कौन से यूज हुए हैं, 4S and 3D, 4S and 3D मतलब n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब जो हाईएस्ट जो शेल नंबर होता है, इसके आगे जो नंबर होता है दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज द n, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो होती है n, और n-1 मतलब 4S and 3D। तो दिमाग में आ रहा है कि हमारे पास बॉन्डिंग में, बॉन्ड फॉर्मेशन में, बॉन्डिंग में कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हैं, बोलो। एक तो NSO है, एक कौन सा हुआ है, N-1B यूज हुआ है, और ND यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ किसी कहानी देखने वाले हैं, सारे d ऑर्बिटल्स की कहानी देखने वाले हैं, सारे d ऑर्बिटल का खेल देखने वाले हैं। तो कौन कौन से यूज हुए हैं, NS, N-1 और ND, साथ में कौन सा, NP। तो ये सारे हमारे पास यूज हुए हैं, क्या, किसके लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो हमारे पास ये सारे बॉन्ड फॉर्मेशन के यूज हुए हैं। these orbitals are used for bond formation, these orbitals are used for the bond formation। आया समझ में, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ डेफिनिट ज्योमेट्री, एक डेफिनेट ज्योमेट्री बनाने में यूज करते हैं। क्या ये बात समझ आया है, ठीक है। अगर मैं इसको और बेटर बोलूं, अगर मैं इसको और अच्छी भाषा में बोलूं कि कौन कौन से, कि NS, N-1D, NP and ND orbitals are used for bond formation, in bonding and forms a hybrid orbital of definite ज्योमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा दी सर आपने, सर एकदम मजा आ गया ये देख करके, क्या आपने क्या लिखा है। अब इसको थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं कि सर आपने ये लिखाया तो लिखाया क्या है। सर आपने क्या बोला कि कौन से बॉन्ड
कौन से ऑर्बिटल्स, ns, n-1d, np और nd वाले ऑर्बिटल्स यूज होते हैं किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन इन बॉन्डिंग एंड फॉर्म्स आ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर किसी बच्चे ने क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है उसमें पढ़ा होगा उसने कि हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता क्यों है। हाइब्रिड ऑर्बिटल बनना इज द अल्टीमेट प्रोसेस इन बॉन्डिंग में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनना इज अल्टीमेट चीज है। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता क्यों है कि जब कई सारे एटॉमिक, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म अ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द इक्विवेलेंट एनर्जी। कि मतलब ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर के एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जिसकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री होगी, जो कि हमने इसके पैरेलल लेक्चर्स में पढ़ी थी। याद आ रहा है आपको? टेट्राहेड्रल, ट्रायंगुलर, प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, समझ आ रहा है पॉइंट? स्क्वायर प्लेनर और ये ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल, ट्रायंगुलर, बाइपिरामिडल इन आर डेफिनेट ज्योमेट्री। क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है? अरे क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है? समझ आ रहा तो लाइक करो वीडियो। तो दिस इज द अल्टीमेट पॉइंट, दिस इज द अल्टीमेट कहानी किसकी, हमारी बॉन्ड फॉर्मेशन की। और यही तो वीबीटी बताता था, यही तो अब देखो मैंने शुरुआत में बोला था कि धीरे धीरे समझ आएगा, और यही तो वीबीटी ने बोला था। वीबीटी ने यही बोला कि एटम जो होते हैं, एटम के जो वैलेंस शेल होती हैं, वैलेंस जो ऑर्बिटल्स होते हैं, वो आपस में मिक्स होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं ऑफ अ डेफिनेट ज्योमेट्री। क्या ये पॉइंट समझ में आया है? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट कि सर आप, चलो ये तो हो गया कि n-1 होता है, n-1d होता है, चलो हो गया, ठीक है। अब एक चीज पढ़ते हैं अपन कि यहाँ लिखते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ लिखते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन, और इधर लिखते हैं हम ज्योमेट्री, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से हम चांद से पर्दा कीजिए, इसको अपन वाइट करते हैं क्या? ठीक है, आ जाओ, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का करते हैं पहले, चलो 3 का करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का नहीं 4 का करता है, ज्यादा बेटर है, सीधा अपन 3 4 से करते हैं, जो हमारे इस चैप्टर में काम आने वाले हैं, ध्यान रखना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 sp3। अब आगे वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ना कि मैं आगे बताऊंगी कहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और हाइब्रिडाइजेशन है sp3, उसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। क्या होती है उसकी? टेट्राहेड्रल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो क्या है? अगर dsp2 तो क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर। अब तुम सोच रहे हो माय गॉड ये सर क्या हो गया, हमने तो आज तक सिर्फ sp3 sp2 सुना था, हमने तो sp3 sp2 ही सुना था, सर ये dsp2 कहां से आ गया? अरे भैया कुछ अगर आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, एडवांस लेवल पढ़ेंगे, कुछ तो चेंज आएगा ही ना। अब ऐसा तो नहीं कि जो एक ही फ्लो में चल रहा है जैसे चल रहा है, कुछ तो चेंज आएगा। मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, आ जाओ। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है हाइब्रिडाइजेशन dsp2, अब ये कहां होता है, कैसे होता है, हम सब समझेंगे अपन। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर होती है, ठीक है। क्या ये समझ आया? इनके स्ट्रक्चर के सब मैं बता रखा हूं डिटेल में, ठीक है, जो नहीं आ रहा है वो देख लेना। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है और हमारा है sp3d, ठीक है, तो क्या होगा? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। 1 सेकेंड ना,
ठीक है, ट्रायंगल बाइपिरामिडल। और इसमें एक और होती है कौन सी, DSP3। क्या होती है, DSP3। ये होगा ना 3 और 1 4, DSP3। ठीक है, इसकी भी क्या होती है, ट्रायंगल बाइपिरामिडल होती है। ठीक है, एक और आती है नेक्स्ट नंबर 6 आता है तुम्हारा SP3D2 और D2SP3। दोनों की क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल होती है। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ये सर ये हुआ कैसे, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमने कितने प्रकार के पढ़े हैं, अब हमने कितने प्रकार के पढ़े, कौन कौन से पढ़े हमने। ठीक है, हमने पढ़ा SP3, SP2, SP3D2, SP3D, DSP2, D2SP3। याद आ रहा, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, D2SP3 लिखा है क्या, यहाँ पे DSP2 होगा ना, D2SP3 DSP3। ठीक है, चलो ये इसका थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, इसमें अगले लेक्चर में बताता हूँ उसका। ठीक है, अच्छा अब ये होते क्या है, ध्यान से देखो, अब कुछ तो फर्क है सर, SP3D और DSP3 में कुछ तो फर्क है। क्या था, SP2, SP3, SP3D एंड SP3D2, SP3D1 एंड D2। ठीक है, ये सारे जो होते हैं, और DSP2, DSP3, D2SP3 और ये सारे जो होते हैं, अब देखो ध्यान से, अब इसमें देखो फर्क क्या है कि D पहले है, D बाद में है और D पहले है, D बाद में है, D पहले है। इसमें देखो SP3 है, देखो ध्यान से क्या है कि ये S है और इसके ये 3 P है, 1 2 3, ये S का है, ये इसका S का है, ये P का है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने कोई भी मैंने कॉम्प्लेक्स लिया, माना मैंने मैग्नीज ले लिया, मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये होता है H2D5 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, ध्यान से ये क्या है, ये S है, ये 4S है और ये 3D। ठीक है, माना यहां से मैग्नीज 2 पॉजिटिव है, तो मतलब ये 2 हट जाएंगे, यहां पे से, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे। यही तो इसका मतलब पॉइंट, Mn2 पॉजिटिव वाला क्या, वो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब ये दोनों जगह खाली होगी, समझ आ रहा है। अब ध्यान से देखो, अब इसके आगे क्या है, ये 2 P है और एक और D है, 1 2 3 4, ये कौन सा है, ये 4P है और ये 4D है, इसके आगे ये वाला ऑर्बिटल। अब देखो ध्यान से, मेजर डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाले हैं कि अगर बॉन्डिंग में जब लिगेंड जो होता है, जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, अगर बॉन्डिंग में अंदर के ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, तो उनको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर बॉन्डिंग में बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, अगर बाहर वाले ऑर्बिटल यूज होते हैं, उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सर कुछ तो क्रेजी बोल दिया आपने, बहुत क्रेजी बोल दिया आपने। अब समझो आपने क्या बोला। अब देखो ध्यान से सुनो, अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये एटम है, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड एटम है, इसके आगे ऑर्बिटल्स हैं, ऐसे, ठीक है, बहुत सारे ऑर्बिटल हैं, बहुत सारी सबसेल हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ हुआ क्या है, अरे सुन रहे हैं सारे, अरे हाँ, इधर यहाँ देखो सर। अब होता क्या है कि भैया अगर बाहर वाले ऑर्बिटल यूज हुए, मतलब सर आपने बोला क्या, अगर 4D वाले यूज होते हैं इन बॉन्डिंग, तो उनको क्या कहते हैं,
आउटर ऑर्बिटल, सॉरी आउटर ऑर्बिटल्स कॉम्प्लेक्स, जो कि यहाँ sp3d1, इसे तो d बाद में लिखा हमने, क्यों? इसका sp3d1 का मतलब क्या है कि ये s, ये वाला p और ये वाला d यूज हुआ है, मतलब n-1d, सॉरी मतलब ns, np और nd वाले यूज हुए हैं ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन का, वो क्या है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इसको समझते हैं अपन कैसे, ठीक है? कि कोई भी आइटम है, पहले आता है 1s, देन 2s, देन 3s, देन, समझ रहे हो? अब जिसने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा उसको पता है कि पहले क्या आती है, 1 वाली सबसेल आती है, देन सेकंड वाली सेल आती है, देन थर्ड, यानी KLMN, तो 1 2 3, उसके अंदर फर्दर सबसेल होती हैं S P D F, होती है कि नहीं होती है? अब देखो ध्यान से कि 4s और 3d में बाहर कौन है बताओ? 4s और 3d में बाहर कौन है, मतलब सबसे बाहरी शेल कौन सी है? ऑफ कोर्स 4s। क्यों? क्योंकि ये तो फोर्थ शेल की सबसेल है। ध्यान सुनो, ये फोर्थ शेल की सबसेल है और जो 3d वाला है वो थर्ड शेल की सबसेल है, वो थर्ड सेल की सबसेल है। और जो 4d है वो 4d मतलब फोर्थ शेल की सबसेल है। मतलब अगर बॉन्डिंग में 4d पार्टिसिपेट होगा तो वो कौन सा वाला 4d होगा? जो बाहर वाला 4d होगा, 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 वो बनाता है कौन सा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर बॉन्डिंग में इनर वाला यूज हो, इनर वाला मतलब अगर 3d वाला यूज होता है, n-1d वाला होता है, n-1d वाला होता है यूज अगर, तो उनको क्या कहते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे कि माना मैं ये दो इलेक्ट्रॉन खाली हो गए, यहाँ पे दो की जगह खाली हो गई, अब मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है यहाँ। अरे भैया यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन थक गया मैं बोलते बोलते यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। तो अगर अब होगा क्या, ध्यान से देखो कि अब 3d वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, मतलब अब लिगेंड यहाँ लग सकता है और यहाँ लग सकता है, मतलब अब कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में? कौन से? 3d वाले। और 3d जो है वो 4s के बाहर है कि अंदर है? बताओ सर अंदर है। क्यों? क्योंकि 3d तो 3 सबसेल वाला है ना, 3 सेल वाला, थर्ड सेल वाला है ना, और 4s तो बाहर है उसके। मतलब बॉन्डिंग में कौन से d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे? अंदर वाले इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स n-1d। क्या ये पॉइंट समझ आया? अरे मजा आया कि नहीं आया? अरे मजा आया समझने में? तो कौन सा यूज हुआ है? n-1d वाले यूज हुआ है। हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसके बेसिस पे कहते हैं कि कौन सा d यूज हुआ है? n-d यूज हुआ है या फिर n-1d यूज हुआ है? क्या ये पॉइंट मेरा समझ में आया आपको? अरे भैया क्या ये पॉइंट समझ में आया है कि नहीं आया है? अगर आया है तो लाइक करो, लाइक ठोको, सब्सक्राइब ठोको चैनल को, ठीक है? क्या ये ठीक है? तो ये तो हो गई कहानी किसकी? आउटर ऑर्बिटल। बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने आउटर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल, अब इसको भूलना नहीं है, ठीक है? तो जब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं COF6 3- ये हमारे पास है, ठीक है? क्या निकालेंगे? पहले ऑक्सीडेशन रेशियो निकालेंगे, x - 6 = -3, x = +3। तो इसके ऊपर क्या चार्ज है? कोबाल्ट के ऊपर +3। कोबाल्ट क्या होता है? आयरन कोबाल्ट 27 H2D7, ठीक है? H2D7 होता है, तो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव पर कितना हो जाएगा? कोबाल्ट 2 पॉजिटिव कितना हो जाएगा? H2। पहले ऐसे निकलते हैं, इतना ध्यान रखना, ठीक है? जब भी समझाना ही पड़ेगा आपको। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो पहले हमेशा किससे निकलते हैं? इससे निकलते हैं, ठीक है? तो ये इससे निकल गए, ये इससे निकल के खाली कितना हो गया? D7 कन्फिगरेशन हो गया, S0 D7 कन्फिगरेशन हो गया। मतलब क्या हो गया? कन्फिगरेशन कुछ ऐसा हो गया। चांद से पर्दा
1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कौन सा है? ये 4s है, ये 3d है, ये 4p है एंड ये 4d है। बताओ कहाँ कहाँ भरे हैं इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ये D7 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो। अब बताओ, अब हम उसको, ये क्वेश्चन आता है कि ये कंपाउंड तुम्हारे पास दे देगा, बोलेगा बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ, बताओ इसका, सॉरी इसका हैबिटेशन बताओ, इसका फिर इसकी ज्योमेट्री बताओ। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, क्या हमारे पास D वाला अंदर वाला D खाली है? क्या हमारा D वाला खाली है? सर नहीं है। हमारे पास कौन कौन से खाली हैं? S 4p एंड 4d। तो कितने हैं टोटल, और कितने हैं हमारे पास? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। मतलब 6 लिगेंड आएंगे, मतलब 6 लिगेंड आएंगे। मतलब ये S, ये P और ये दो B जो है वो आपस में कंबाइन करके बनाएंगे कौन सा ऑर्बिटल? sp3d2। sp3d2 वाला ऑर्बिटल बनाएंगे। क्या ये पॉइंट समझ में आया? तो कौन सा वाला डी यूज हुआ है? सर आउटर वाला। कौन सा? बाहर वाला डी यूज हुआ है। तो इट इज अ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इट इज अ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ आया? सिंपल है। ऐसे हमको करना है, ऐसे हमको सारे एग्जांपल करना है, एक एक करके सारे एग्जांपल करने हैं। ऐसे एक और एग्जांपल करते हैं अपन कि जैसे हम कर रहे हैं किसका भी उसी का करता है अपन, एमएन वाले का करते हैं। ठीक है, एमएन F6 था ना। अच्छा, वहां मैंने क्या बताया था? वहां मैंने तुमको ये बताया था कि एमएन वाला निकलेगा पहले। थोड़ा उसको ध्यान में, थोड़ा वो वाला इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, एमएन F6 6 निकला गया, और इसको कर देते अपन 4 नेगेटिव कर देते ना, 2 नेगेटिव करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। और 2 नेगेटिव, तो इसके निकालेंगे x, x -6 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू +4। इसके ऊपर कितना चार्ज जाएगा? +4। एमएन का क्या होता है? H2D5। ऐसे ही करना है सबको, पेपर में क्वेश्चन आया तो ऐसे ही करना है। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 5:D5 हो गया। तो Mn 4 प्लस क्या हो जाएगा? 2 यहाँ से गए, 2 यहाँ से गए, क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली 2 यहाँ से 2 यहाँ से, पहले S से निकले देन D से निकले, तो कितना बचेगा? S0D3। तो क्या बचा कॉन्फ़िगरेशन? कुछ ऐसा 1 2 3 4 1, सॉरी, तो कितना बचा सर? 1 2 3 बचा। इसके आगे क्या है? P है, और इसके आगे क्या है बोलो? D है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो ये हो गया आपका 4s 3d, सॉरी 4p एंड 4d। ठीक है, तो देखो यहाँ कहाँ का खाली है। अब देखो यहाँ कहाँ का खाली है। सर यहाँ d खाली है 2, सर यहाँ 2d खाली है, सर यहाँ ये 2d खाली है, एक s खाली है और एक p खाली है। तो कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स होंगे बोलो? s वाला मिक्स होगा, देन कौन सा मिक्स होगा? p वाला मिक्स होगा, p3 मिक्स होंगे, टोटल 6 है ना क्योंकि, और अंदर के 2 d2 sp3। ठीक है, अगर मैं इसको ज्यादा अच्छा लिखूं ना, जब इसको ज्यादा सुंदर लिखूं मैं, तो जो ये s होगा ना एक्चुअल में इधर आता है, यहाँ नहीं आता है। समझ ध्यान रखना, क्योंकि s जो है ना, s अब देखो 3d पहले होता है देन 4s होता है, वो भरता पहले वो पानी सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की है कि 3d जो है वो एक्चुअल में ऐसा। अगर मैं इसको ज्यादा सुंदर लिखूं ना, तो ये सुंदर पता कैसा आएगा? 1 2 3 4 5, ये आएगा 4s, ये आएगा 4p एंड ये आएगा आपका 4d, ये आएगा आपका 3d 4s 4p एंड 4d। यहाँ कितने भरे हुए? 1 2 3 भरे हुए। ठीक है, तो देखो कौन कौन से होंगे? अंदर के d,
अंदर के डी, अंदर का डी, ये दो, ये एस, अंदर का एक पी, एक ए पी, ठीक है। तो ये आपस में मिलकर के बना रहे हैं बोलो D2sp3। तो कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है, कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है, अंदर वाला ऑर्बिटल यूज हुआ, कौन सा, अंदर वाला D, 3n-1 वाला D यूज हुआ है। तो दिस इज द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दिस इज द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या ये पॉइंट समझ में आया, क्या ये पॉइंट समझ में आया है? देखो ऐसे ही करना है अपने को सारे क्वेश्चन, है ना, ठीक है। इसमें अपने को ऐसे क्वेश्चन करने हैं सारे। अच्छा इसमें साथ में एक और चीज आ जाती है, इसमें आ जाती है साथ में क्या कि मैग्नेटिक मोमेंट अपन बाद में निकालेंगे, क्यों, अभी हम एक और चीज अपने को सीखनी है अभी इसके बाद, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मतलब उसमें चेंज जाती है कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, वो सब हम अभी बाद में बताएंगे। तो मेरे हिसाब से आई थिंक आज के लिए हम रखते हैं, इतना ही रखते हैं, इस लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने बीबीडी का इंट्रोडक्शन एंड साथ में कुछ क्वेश्चंस करे हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसके फर्दर क्वेश्चन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज साथ साथ में। सो दिस इज फॉर द दिस लेक्चर। इफ यू लाइक द वीडियो और लेक्चर पसंद आया हो तो लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए ओके, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।